हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स फिजिक्स की जस्ट एक बैकबोन की तरह काम करता है। ये अगर आपने काइनेमैटिक्स को नहीं सीखा हुआ है तो आप जो आने वाली जो हमारी चैप्टर्स होने वाले हैं, लाइक न्यूटन्स लॉज, रोटेशन और जितनी भी सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने वाली हैं अगर आपने काइनेमैटिक्स नहीं सीखा हुआ है। तो काइनेमैटिक्स जस्ट अ बेसबोन ऑफ दिस होल मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स को इंट्रोड्यूस अपन कर लेते हैं किस तरह से होता है। तो काइनेमेटिक्स में अपन बात किस तरह से करने वाले हैं कि कोई बॉडी चल रही है, घूम रही है, सॉरी घूम नहीं रही है, सिर्फ चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, 2D में चल रही है, 3D में चल रही है। तो इस तरह से बॉडी एक चल रही है, उसका वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर एक बॉडी को उछाला जाता है, या सिंपल बात करें एक बॉल को अगर अपन उछालते हैं तो क्या होते हैं उसके इफेक्ट, किस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों की अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की शुरुआत अपन शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स की जो शुरुआत है वो हमारी होती है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको किस तरह से अपन फील करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सपोज आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट अस सपोज मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन क्या हो रहा है कि ट्रेन चल रही है, ठीक है। या अपन इस तरह से उसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हुआ हूँ, सिंपल ग्राउंड पे खड़ा हुआ और एक ट्रेन सामने से जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर उस ट्रेन को देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो ट्रेन मूव कर रही है, ठीक। और अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठ जाऊं तो मेरे लिए ग्राउंड मूव कर रहा है। देखा ना, जब भी अपन ट्रेन बाहर से देखते तो ट्रेन जा रही है, छुक 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 चली जा रही है, बट अपन जब ट्रेन के अंदर बैठ के देखते तो पेड़ चलते हैं, पोल चलता है। आपने सुना होगा कि जब भी अपन स्टेशन पे किसी से पूछते हैं कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन के आने का क्या टाइम है, तब ट्रेन आती है, ठीक है। बट अपन जब उसमें बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या उठता है कि मान लो कानपुर कब आएगा, ठीक है ना, दिल्ली कब आएगा। तो तब जो होता है, क्या दिल्ली एक्चुअल में आता है? नहीं आता है, बट फिर भी अपन क्या बोलते हैं, दिल्ली कब आ रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे फ्रेम में दिल्ली कब आ रहा है। जो हम अपने चारों तरफ एक फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम एक तरह से क्या होता है, देखने का नजरिया। इसकी बात पहले भी मैं कर चुका हूँ, बट फिर से आज एक तरह से बात करते हैं इसकी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम क्या होता है बेसिकली। तो फ्रेम इज जस्ट अ देखने का नजरिया कि आप किस जगह से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन किस पर्टिकुलर जगह से हो रहा है। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं तो आपके लिए जो फ्रेम होगा वो ग्राउंड से हो जाएगा। बट आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर देखें तो फ्रेम, वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे नहीं जाएंगे, वो हमारा आगे का टॉपिक है। जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं तब हम उन चीज़ों की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि फ्रेम एक्चुअल में होता क्या है। बात क्लियर है? तो फ्रेम हमने क्या देख लिया, हमारे देखने का एक नजरिया है। अगर अपन ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो ट्रेन मूव करेगी, ट्रेन के अंदर बैठ के देखेंगे तो ग्राउंड मूव करेगा, ठीक है। तो ये हम पर डिपेंड करता है अपन किस जगह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर अपन सिंपली बात करें कि मान लो मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो और मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मेरे लिए वो व्यक्ति तो रेस्ट पर होगा। बट सोच कि अगर तू ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो तुम्हारे लिए वो जो व्यक्ति है या जो वो जो पर्सन है वो मूव कर रहा है और मैं भी मूव कर रहा हूँ, बट मेरे लिए तो पर्सन रेस्ट पर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मूव कर रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? ये उसका फ्रेम डिसाइड करता है। अगर अपन ध्यान से सोचे तो अगर कोई फ्रेम इस तरह से हो कि वो मूव कर रहा है तो उस फ्रेम में रखी हुई चीजें भी मूव कर रही हैं। तो किसी दूसरे रेस्ट फ्रेम से देखने पर हमें वो सारी की सारी चीजें मूव करती हुई दिखाई देंगी, बट उस फ्रेम के अंतर्गत देखने पर हमें उस फ्रेम की सारी चीजें हमें रेस्ट पर दिखाई देंगी। तो आई होप ये फ्रेम की बात आपको समझ आएगी, क्योंकि जब भी हम आगे चीज़ों की बातें करेंगे तो हम फ्रेम का सहारा लेने वाले हैं, ताकि आप फ्रेम की जो एक माइंड मैप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेम तो हमारा जस्ट एक ओवरव्यू था चीज़ों को समझाने के लिए। अब हम सिंपल इसकी शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, सॉरी वेलोसिटी और स्पीड की, साथ में एक्सेलरेशन की भी बातें करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से। तो जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस से अपन क्या अंदाजा लगाते हैं। लेट सपोज मैं कानपुर में खड़ा हुआ, ठीक है। तो कानपुर से मान लो मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली जाने के लिए करना क्या होगा? सिंपली कानपुर से मुझे चलना होगा बाई रूट। लेट सपोज ये रूट गया, ये इस तरह से बाई रूट अपन चले जा रहे हैं, चलते 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 चलते, पैदल तो नहीं, मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ियों के लिए पर्टिकुलर रूट्स होते हैं। तो उन रूट्स को फॉलो करते हुए अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? दिल्ली।
अब ध्यान सोचो, क्या वो जो रूट्स हमने फॉलो किए हैं, क्या वो रूट्स के द्वारा हम मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके दिल्ली पहुंचे हैं? बात समझो, मान लो एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी। तो ए से बी तक अगर हमें पहुंचना है तो इस तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है, बात समझ आ रही है? एक ही रास्ता होता है, ये, ठीक है, एक ही रास्ता हो सकता है, कोपाच कोपाच कोपाच, ये आ गए। बात समझ आ रही है? एक रास्ता ये हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? जो हमने बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है। और जो हमारा बाकी जो दूरियां होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, यहाँ 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 से जाते हुए दूरियां। तो अगर कोई भी क्या कोई भी जो चली गई दूरी है वो हमारी मिनिमम डिस्टेंस नहीं है किसी भी दो ऑब्जेक्ट की। मैं अगर हम बात करें दो पॉइंट्स के लिए, तो अगर कोई भी दूरी इस तरह से चली जा रही है कि वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की, तो उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। रैंडमली अगर मैं सिंपली चल रहा हूं, कहीं पर भी मैं रैंडमली चला जा रहा हूं, तो मेरे लिए वो डिस्टेंस हो गई। बट अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का सिंपल मतलब क्या होता है कि दो जो बिंदु हैं, दो जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस से हम क्या समझते हैं कि अगर हम मतलब कम से कम दूरी फॉलो करके अपन वहां तक पहुंच जाए। बात समझ आ रही है? तो अगर अपन बात करें कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो जो डिस्टेंस, मान लो हमने यहां से यहां तक चले, तो ये प्रकार की डिस्टेंस तो है भी, लेकिन साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी है। बट अगर हम कोई दूरी की बात करें तो जो ये दूरी होगी, ये दूरी हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बट ये डिस्टेंस है केवल। तो जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब ये पाथ की बात करें तो ये डिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, लेकिन ये जो दूरी है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो बातें हैं वो आपको समझ आई होंगी। सिंपली डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, कि वो दूरी जो हम नॉर्मली कहीं भी रैंडमली तय करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, दूरी बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो कम से कम दूरी होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। बात क्लियर? तो दूसरी चीज इसमें क्या बात करेंगे, दूसरी चीज हम बात करेंगे वेलोसिटी और स्पीड की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड को समझते हैं क्या होता है। स्पीड क्या होती है? आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर देखा ना, जो हमारी गाड़ी में लगा होता है, जो हमारी बाइक में लगा होता है, जो हमारी कार में लगा होता है। स्पीडोमीटर सिंपली क्या होता है, उसमें आपको केवल केवल इस तरह से वो दिखता है, जिसकी छड़ी होती है, डंडी होती है, ठीक है ना, जो सुई चलती है इस तरह से, केवल उस पर चलती है, 10, 20, 30 इस तरह से चलती है। उसमें कभी भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। हम लोगों ने ये पढ़ भी चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। तो दो क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब जो हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करी थी, उसमें एक बार फिर से अगर जाना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ आ रही है? तो स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि मान लो यहां से मैंने चलना शुरू किया, देखो मान लो ये इनिशियल पॉइंट था, इस इनिशियल पॉइंट से मैंने चलना क्या, ये गए 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 गए। अभी डायरेक्शन नहीं देखना हमको, सिंपल कितनी दूरी चल के आ रहे हैं, ये हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ये मैटर नहीं कर रहा है अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक रैंडम डायरेक्शन में भी होता है। अगर हम एक रैंडम डायरेक्शन की, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करें, तो अगर स्पीड की अपन बात कर रहे हैं तो स्पीड हमारी सिंपल क्या होती है कि किसी भी चाल से जो हम चल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिंपल हम क्या बात करेंगे? स्पीड की। अगर यहां से यहां तक दूरी हमने, एक मैग्नीट्यूड हमारा है, तो उस मैग्नीट्यूड के साथ हमने कवर करी है, उसमें कोई रैंडम डायरेक्शन नहीं। ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम चाल हमारी डिस्टेंस ट्रैवल करने में आई है वो हमारी हो जाएगी स्पीड, और जो चाल हमारी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करने में आई है वो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल क्या होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ आ रही है? ऐसा सिंपल समझो कि यहां से अगर यहां मुझे पहुंचना है तो एक ये डायरेक्ट रास्ता है, तो इस रास्ते से अगर मैं आ रहा हूं
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला जो रास्ता है, तो उसको बोलेंगे सिंपल हम हमारा वेलोसिटी, और जो दूरी तय करी जाएगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर दूसरे किसी रास्ते से आ रहा हूँ तो उस रास्ते को बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। और वो जो स्पीड उसमें, सॉरी, वो जो चाल हुई है वो एक तरह से होगी, तो जिस स्पीड से आएंगे उसको बोलेंगे सिंपल स्पीड, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है कि जो वेलोसिटी होती है उसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, कि अगर वेलोसिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड। इस ध्यान समझो कि मान लो मैं अपने घर पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने बोला कि मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई अपने घर से 5 किलोमीटर आ जा। अगर उसने ये नहीं बोला हुआ है कि 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में आ जा, 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में आ जा, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे बोल गया कि आप सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भगाओ, अब कहाँ भगाना है, मैं कहाँ चला जाऊँ, ठीक है ना। तो जब चीज़ों के साथ में वेक्टर ऐड होने लगता है या डायरेक्शन ऐड होने लगती है तो उसको बोल देते हैं वेलोसिटी। और अगर मैग्नीट्यूड की सिंपल बात करें तो उसको बोलते हैं स्पीड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस वगैरह की बात करेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन चीज़ों की बातें करेंगे, उसको थोड़ा सा लिखा पढ़ी के माध्यम से समझ लेते हैं। तो बच्चों आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। अब यहाँ तक की कहानी अगर समझ आई है तो अगली चीज़ में क्या देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी और हमारा स्पीड थी, इसमें किस तरह की चीज़ें और समझ सकते हैं कि स्पीड क्या होती है एक्चुअल में, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड एक्चुअल में क्या होती है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ अभी तक हम लोगों ने ये सीख ली कि जो दो तरह की चीज़ें थी हमारे पास, एक थी हमारे पास डिस्टेंस और एक था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ आ चुकी है, ठीक भाई। दूसरी चीज हमने क्या समझ ली, एक हमारे पास है स्पीड और दूसरी चीज हमारे पास वेलोसिटी, ठीक भाई, ये भी बात अपने को समझ आती है। तो अब दो दो चीजों की हम सिंपल हम दो चीजों की बात करते हैं। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड पे हम चर्चा करते हैं। स्पीड में भी दो तरह की स्पीड हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होती है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इनको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। देखो, एवरेज स्पीड सिंपल क्या होती है कि आप जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस के आप डिवीजन में टोटल टाइम जो आपने उस डिस्टेंस को कवर करने में लगाया है उसका अगर अपन डिवाइड करा दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सिंपली क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो गई, जो वी एवरेज है, सिंपल इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात समझ आ रही है? तो टोटल जो हमारी एवरेज स्पीड है वो क्या हमारी, कि कितनी दूरी हमने तय करी है और कितना हमको समय लग रहा है उसको चलने में। अब सिंपली अगर अपन बात करें कि मान लो हम यहाँ पे कानपुर में खड़े हुए हैं और कानपुर से मुझे दिल्ली जाना है, तो कानपुर से दिल्ली मुझे जाने के लिए मान लो डिस्टेंस है आपकी 400 किलोमीटर्स, ठीक है, और टाइम लग रहा है लेट अस सपोज 10 घंटे। कानपुर से दिल्ली में बाइक लेके यहाँ से निकला और मुझे 10 घंटे बाद उस बाइक ने दिल्ली पहुंचा दिया। अब होता क्या है कि जब भी हम एवरेज स्पीड की यहाँ पर बात करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारी सिंपल किस तरह से निकल आएगी कि जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात क्लियर? तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज हमें समझ आ रही है कि जो स्पीड है हमारी, स्पीड जो है, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड को लिखने के लिए यूनिट लगेगी वो हमारी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। इसमें और दूसरी यूनिट क्या हम यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो दो तरह की यूनिट्स हम यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर और दूसरी हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर हमें चेंज करना है, ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो मीटर को सॉरी किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कराते हैं,
तो ये हो गया 1000 मीटर, और आर को हमें सेकंड में अगर चेंज करना है तो 60 × 60 यानी अभी होगा सेकंड में, इतने का नीचे में डिवाइड कराना पड़ेगा। ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो ही मर गया, ऊपर क्या बचा 10, नीचे बचा 36। इसको अगर आप काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जा, और नीचे आएगा 18। तो अगर हमें किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई कितने का कराना पड़ेगा, 5/18 का। ठीक है ना, यार ध्यान रखना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मान लो आपको स्पीड किलोमीटर पर आर में दी गई है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई करा दो। और दूसरी चीज, आपको अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में बदलना है, किससे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो आप मल्टीप्लाई करा दो 18/5 का। कितने का, 18/5 का सिंपल मल्टीप्लाई करा दो। बात क्लियर। और अगर उल्टा करना है तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई करा दो। तो ये होती है हमारी एवरेज स्पीड की थोड़ी सी कहानी। अब थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस स्पीड को फील करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक भाई, अब सोच, किसी ने मेरे से बोल दिया या किसी ने तुझसे पूछा कि बताओ जब मैं यहाँ कानपुर से दिल्ली जा रहा था तो मुझे पहले तो 10 घंटे लगे, दूसरी चीज बताओ एग्जैक्टली 5वें घंटे पर या 5 घंटे के बाद मैं क्या कर रहा था। बात समझ आ रही है? या बोला उसने कि एग्जैक्टली 5 घंटे के बाद मेरी स्पीड क्या होगी। तो उसने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी स्पीड पूछी है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मेरी स्पीड उसको बताने का प्रयास करेंगे। अब इसको करेंगे किस तरह से, ध्यान सोच। अगर 5 घंटे की उसने पहली बात करी है, तो 5 घंटे पर हमें अगर एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो उसमें करना क्या है, ध्यान से। मान लो अगर 5 घंटे की बात करी, तो मैंने आपको एक डेटा दिया कि 5 घंटे से लेकर के 5 घंटे 1 मिनट तक या 5 घंटे 10 मिनट तक मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करी। लेट अस सपोज 5 घंटे 10 मिनट नहीं करते हैं, 5 घंटे 1 मिनट कर लेते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि 5 घंटे 1 मिनट तक जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करी, दैट इज 1 किलोमीटर। बात क्लियर है? आपको ये डाटा दिया गया कि देखो सिंपल मैंने क्या बोला कि मुझे 5 घंटे पे स्पीड चाहिए, तो करेंगे क्या, 5 घंटे और 5 घंटे 1 मिनट के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो मान लो अगर 1 किलोमीटर है, तो आप क्या बोलोगे कि 5 घंटे और 5 घंटे 1 मिनट के बीच में अगर मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी, तो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा कि एग्जैक्टली 5 घंटे पर आपकी स्पीड क्या हो सकती है, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके बीच में अगर अपन स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, ध्यान से, कितना आएगा, तो एवरेज स्पीड इनके बीच में कितनी आएगी, दूरी कितनी चली है, 1 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना लगा, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, करेक्ट ना, सॉरी 1/60 आवर्स में करते हैं इसको, तो 1/60 आवर्स, तो 160 ऊपर चला जाएगा, क्या देगा, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 घंटे से लेकर के 5 घंटे 1 मिनट तक एक ही मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हाँ इसकी स्पीड जो थी वो अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। बट मुझसे पूछे कितने टाइम पर गई, एग्जैक्टली 5 घंटे पर। तो देखो किस तरह से हम एवरेज से भी इंस्टेंटेनियस की तरफ जाएंगे, इसको थोड़ा सा फील करना, एक जर्नी है, किस तरह से मुझे फील करना, ध्यान सुनो, यहां तक बात क्लियर। अब दूसरी चीज, इतने डेटा में मुझे थोड़ा सा आइडिया तो लगने लगा है कि हाँ 60 के आसपास स्पीड हो सकती है। सोचो मैंने बोल दिया होता कि 5 घंटे और 10 सेकेंड, 5 घंटे, इधर लिख लेता हूं, थोड़ी जगह बना देता हूं। मान लो बोला गया है 5 घंटे से 5 घंटे 1 सेकेंड तक मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है आपकी 10 मीटर। बात क्लियर है? अगर मैंने इतनी स्पीड ट्रैवल इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो एवरेज स्पीड इस डिस्टेंस या इस जो टाइम इंटरवल है इसके बीच में कितना आ जाएगा, जो एवरेज स्पीड इसमें आएगी वो आएगी हमारी 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो कितना आएगा हमारा, 10 × 18/5 का मल्टीप्लाई करा लो, अभी समझाया था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36। इसको आप थोड़ा सा और अच्छा डाटा ले लो, तो 20 कर लो इसको, तो मज़ा और आ जाएगी देखने में, डाटा थोड़ा प्रैक्टिकल लगेगा। तो आ जाएगा आपका
72 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज आपने ये भी देखी कि 5 घंटे से लेकर के 5 घंटे 1 मिनट तक जो आपकी स्पीड थी वो लगभग 60 के आसपास थी। तो आपने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी कि 5 घंटे के आसपास मेरी स्पीड जो होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। तो बट दूसरे ने क्या किया कि वही स्पीड 5 घंटे से लेकर के 5 घंटे 1 सेकंड के बीच में एवरेज निकाला। तो इस एवरेज कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आपको ये अंदाजा लगा कि हाँ 5 घंटे पर जो आपकी स्पीड होगी वो 72 के ज्यादा करीब होगी, ना कि 60 के। ठीक है ना। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। सोचो अगर यही 1 सेकंड के बदले मैंने क्या किया होता, 5 घंटे से लेकर के 5 घंटे 0.1 सेकंड के बीच में निकाल दिया होता, तो क्या वो जो रिजल्ट आता वो ज्यादा एक्यूरेट आता। बात समझो, जब हमने 1 मिनट का टाइम इंटरवल लिया है तब हमें 5 जो घंटे उस पर प्रेडिक्ट करना है, तो थोड़ा सा हमारा आंसर आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। 1 सेकंड वाले में जो 1 सेकंड का इंटरवल होगा उसमें जो एवरेज निकालेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। जो 0.1 का जो हम सेकंड का जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं इसमें जो हमारा एवरेज आएगा वो और ज्यादा एक्यूरेट होगा। उसी तरह से सोचो 0.0001 के बीच में जो हम टाइम इंटरवल निकालेंगे या जो हमारी एवरेज स्पीड निकालेंगे वो और एक्यूरेट होगी। इस तरह सोचो इस टाइम इंटरवल को जितना कम करते जाएंगे और फिर जो एवरेज स्पीड निकालेंगे वो एग्जैक्ट 5 घंटे पर जो स्पीड होगी उसकी तरफ बढ़ रही होगी। तो एवरेज से जब इंस्टेंटेनियस की तरफ जाते हैं तो जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या करते हैं कि 5 घंटे और 0.0000001 के बीच में जब हम निकालते हैं हमारी एवरेज स्पीड, तो उसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात क्लियर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिख सकते हैं, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, या इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लो डेल्टा एक्स है और टोटल टाइम हमारा डेल्टा टी है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सोचो जब हम इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ेंगे तो जो टाइम इंटरवल है उसको हम जीरो की तरफ यानी बहुत छोटा सा कर रहे हैं। तो जब भी हम इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से देखो, जब भी हम इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल कि हमारा जो एवरेज स्पीड थी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसमें जो लिमिट है वो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। यानी जो टाइम इंटरवल है उसको छोटे से छोटा करते चले जाएंगे, तब जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या थोड़ी थोड़ी फील आ रही है? अगर फील आ रही है तो इस बात को ध्यान समझने की कोशिश करो कि अगर हम टाइम इंटरवल कम कर दिया तो जो एवरेज था वो हमारा इंस्टेंटेनियस बन गया। बात क्लियर? तो अब यहां पर जो एवरेज टाइम आ रहा है इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, इंस्टेंटेनियस में। अब ध्यान सोचो, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये आपका क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। याद करो मैंने डिफरेंशिएशन क्लास में पढ़ाया था, dx बाई dt। तो जब भी मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होगी तो जो डिस्टेंस दी गई होगी उसका मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। आई होप यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। इसको आप नोट करो, यहां तक बात समझ आ गई है। तो ये बात हो गई एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड से, और किस तरह से इंस्टेंटेनियस को अचीव करते हैं। दूसरी सेम प्रोसीजर हम कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी को हम सिंपली v से दिखाते हैं, स्मॉल v से। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो v एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, उसमें हम जो क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को अपन जनरली एस से दिखाते हैं, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज के लिए। और जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस, तो वी इंस्टेंटेनियस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। बात क्लियर है तक? तो ये बात थी हमारी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये थोड़ी फील आ गई होगी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और किस तरह से हम एवरेज निकालते हैं और किस तरह से हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। बात क्लियर है तक? तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करने का टाइम हो रहा है आपका। अब जो है हम लोग आगे बात करेंगे, इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ पुराने एग्जाम्स में आए हुए एनडीए वगैरह के हम लोग एग्जाम न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़े इसके अभ्यास और भी क्वेश्चन से करने वाले हैं। उसके साथ में अब हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेंगे कि वेलोसिटी आपने सीख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, अब बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद है। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, फटाक से बेल आइकन दबा दो, और जो इस वीडियो है उसको पूरा का पूरा आप शेयर कर दो अपने जो फ्रेंड सर्कल हो, जो भी ग्रुप्स वगैरह हो, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।